नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कनाडा के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो G7 की समिट होने वाली है इस साल कनाडा के अंदर। और खबर ये आ रही थी कि कनाडा ने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनविटेशन अभी तक भेजा नहीं था। फिर अचानक से दोस्तों खबर ये आती है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने पीएम मोदी से बात की है और इनविटेशन भेज दिया है। तो खबर ये आने लगी कि अचानक से कनाडा का मन परिवर्तन क्यों हो गया। तो खबर ये आई कि बाकी की जो G6 कंट्रीज हैं उन लोगों ने बहुत भयंकर प्रेशर लगाया कनाडा के ऊपर और बोला कि देखिए भाई साहब, आपको G7 की समिट में भारत को बुलाना ही पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, G7 की समिट में G7 मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, ये 7 कंट्रीज हैं। अब इस साल जो समिट होने वाली है कनाडा में होने वाली है। तो कनाडा आप जानते हो जिस तरह से लंबे समय से ये बोलते रहता है कि देखिए जो इनके हरदीप सिंह निज्जर थे उनको मरवाने में भारत का हाथ है। तो इसकी वजह से जानते हो जैसे कि जस्टिन ट्रूडो जब थे प्राइम मिनिस्टर तो भारत के साथ रिश्ते खराब हो गए थे। तो लोग ये बोलने लगे कि देखिए भारत को मत बुलाना चाहिए, ये जो G7 की समिट है तो उसमें भारत को मत बुलाओ। लेकिन जो बाकी 6 मेंबर्स थे इतना ज्यादा प्रेशर डाला गया कनाडा के ऊपर और बोला गया देखिए हमको भारत के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत करना है, हमको भारत के साथ हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक टाइज ये बढ़ा करके रखना है। और दिन पर दिन ये नए अनाउंसमेंट आने लगे कि फ्रांस और यूके ने इतना ज्यादा, यूएस ने इतना ज्यादा प्रेशर बनाया कनाडा के ऊपर कि कनाडा मजबूर हो गया और भारत को यहाँ पे इनविटेशन भेजनी पड़ी। लेकिन दोस्तों जैसे ही मार्क कार्नी ने इनविटेशन दिया पीएम मोदी को तो कनाडा के अंदर जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स पार्टी है उन लोगों ने यहाँ पे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया मार्क कार्नी का और बोलने लगे कि आपने नरेंद्र मोदी को क्यों बुला लिया यहाँ पे। तो उसके बाद मार्क कार्नी ने रिप्लाई दिया और बोला देखिए इंडिया जो है एक सेंट्रल की सप्लाई चेन है और उसको मस्ट बी अ पार्ट ऑफ G7 डिस्कशन। तो G7 डिस्कशन में इंडिया का आना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए हमको इंडिया को बुलाना पड़ा। तो मतलब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्लियर मैसेज ये है कि आप इंडिया से नफरत तो कर सकते हो लेकिन इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों जहां जितने भी यहाँ पे कनाडा के अंदर जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स पार्टी थी उन लोगों ने भर भर करके यहाँ पे क्रिटिसाइज किया, बोला कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको आपने G7 समिट में क्यों बुलाया, क्योंकि इंडिया का लिंक था। हमारे जो यहाँ पे रहते हैं खालिस्तानी सेपरेटिस्ट रहते हैं, तो 2023 में जो निज्जर चचा है, निज्जर को उड़ाने में इन लोगों का कहना है कि देखिए निज्जर को उड़ाने में अमित शाह का और मोदी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सब चीजों को देख करके दोस्तों ये जो चल रहा था कनाडा के अंदर कि क्यों बुलाया, तो मार्क कार्नी ने बोला देखिए इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जल्द ही ये 4th इकोनॉमी बनने वाला है। ये एक क्रिटिकल ग्लोबल सप्लाई चेन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो ऐसे कंट्री को नहीं बुलाता तो G7 की जो समिट है वो थोड़ी सी अधूरी सी लगती है। तो ये सब देखने के बाद दोस्तों एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि इंडिया का जो दबदबा है दोस्तों दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। बाकी के यहाँ पे जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स चल रही है भारत के अंदर उसमें तो कांग्रेस लगातार ये कंटिन्यूअस प्रहार कर रही थी कि देखिए विश्व गुरु को G7 की समिट में नहीं बुलाया गया। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया तो विश्व गुरु मान गए। ये सब चल रहा था लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो लोग ये लंबे समय से बोल रहे थे, पाकिस्तान के मीडिया बोल रहे थे कि मोदी को तो नहीं बुलाया गया, मोदी को तो नहीं बुलाया गया, अब उनका मुंह बंद पूरी तरह से हो चुका है दोस्तों। खबर ये भी आ रही है दोस्तों कि इंडिया की जो पॉवर्टी रेट है उसमें भी बहुत बड़ा डिक्लाइन हुआ है, 5.3% हो गया है दोस्तों। तो आने वाला समय ऐसा लग रहा है, आने वाला फ्यूचर भारत का काफी ज्यादा ब्राइट यहाँ पे देखने को मिल सकता है दोस्तों। उसके साथ ही साथ खबर यहाँ पे ये आई है, रसिया ने ऑफर किया है एलन मस्क को, भैया आप चाहते हो तो आप आकर के रसिया के अंदर शरण ले सकते हो। जिस तरह से आप डोनाल्ड ट्रंप से लड़ रहे हो तो अगर आप लड़ रहे हो तो आपको लड़ने के लिए थोड़ा सा जगह तो चाहिए रहेगी। अगर आप अमेरिका से निकलोगे तो आप चाहो तो आप आकर के रसिया के अंदर रह सकते हो। ये ऑफर दिया गया है दोस्तों रसिया के द्वारा एलन मस्क को। दोस्तों एक्चुअल में यहाँ पे चल क्या रहा है कि ऐसे मीम्स बहुत भयंकर तरीके से चल रहे हैं कि जब ट्रंप और एलन मस्क फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप जानते हो पंचायत का ये सीन है कि एक एक कप चाय और पी लिया जाए। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो पुतिन को और ये नरेंद्र मोदी यहाँ पे एंजॉय करते हुए। काफी यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बोलते हैं ना यहाँ पे मीम्स तैर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रंप है, यहाँ पे एलन मस्क है, ये लड़ रहे हैं। यहाँ से कमला हैरिस, यहाँ से पुतिन, बाइडेन, शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी सब चीयर अप कर रहे हैं, भैया लड़ भैया लड़ ले। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ये वाला भी काफी चल रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एलन मस्क को पूछना पड़ेगा कि उस दिन जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो गोलियां चली थी वो असली में चली थी कि वो एक प्री प्लान था यहाँ पे।
अब ये सब तो देखने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है ना, इसमें ये लग रहा है कि दोनों तो इस तरह से लड़ चुके हैं कि अब ये पूरा बोलते हैं ना, मैटर जो है ना बहुत भयंकर आगे बढ़ रहा है और अमेरिका की राजनीति में बहुत बड़ा उठक पटक होने वाला है। देखिए दोस्तों, हुआ क्या है कि किल द बिल, एलन मस्क ने डिक्लेयर किया वॉर अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप और बोला कि जो डोनाल्ड ट्रंप का ये बिग ब्यूटीफुल बिल है ना, इसके खिलाफ हम क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, खबर ये है कि जो ईवी सेक्टर है, मतलब जो एलन मस्क का आप जानते हो टेस्ला है, टेस्ला को पहले बहुत भयंकर सब्सिडीज मिलती थी। अब ये जैसे ही पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि देखिए अब हम ईवी सेक्टर को यहाँ पे कोई सब्सिडीज नहीं देने वाले हैं, जो हम एक ला रहे हैं बिग ब्यूटीफुल बिल, तो उसके अंदर हम ईवी सेक्टर को सब्सिडीज नहीं देने वाले हैं। अब जैसे ये पता चला तो मस्क को लगा भाई साहब हमारी तो बोलिए, हम तो तुम्हारे लिए खड़े थे, हमने तो तुमको इलेक्शन जिताया और तुम हमारा ही टांग काट रहे हो। और बोला कि देखिए जो एलन मस्क की जितनी भी कंपनीज है, इनके साथ में जो गवर्नमेंट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए उसको हम रिव्यू करेंगे। जैसे स्पेस एक्स की बात कर रहे थे ये, और जब हमको पता चलेगा कि कुछ यहाँ पे गलती है, जरूरत से ज्यादा अगर इनको सब्सिडीज कहीं पे दी गई है तो उसको हम कैंसिल करेंगे। ये सब देखने के बाद दोस्तों ये बोला गया कि देखिए जितना अभी बोल रहे हैं कि जब हम जितनी भी है इनके कॉन्ट्रैक्ट्स है गवर्नमेंट के साथ, उसको रिव्यू करेंगे, सब्सिडीज को कैंसिल करेंगे और उसके बाद हम प्रॉपर एक्शन लेंगे। तो उसके बाद तो एलन मस्क बोलते हैं एकदम किल द बिल वाले फॉर्म में आ गए। इन्होंने बकायदा यहाँ पे पोस्ट किया, आप देख सकते हो ये दोस्तों, यहाँ पे एलन मस्क है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप है। उन्होंने बोला कि देखिए मस्क ने एकदम भयंकर डिसीजन लिया, बोला कि देखिए ये मस्क का एक 180 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं एक्स पे। इन्होंने बोला कि कॉल योर सीनेटर, कॉल योर कांग्रेसमैन, बैंकरप्टिंग अमेरिका, अमेरिका बैंकरप्ट होने वाला है, किल करो इस बिल को। और एक अटैच किया ये फोटोशॉप पोस्टर ऑफ किल बिल। तो मतलब यहाँ पे बकायदा ये चीज हो रहा है कि भैया कि एलन मस्क बोल रहा है यार तुम तो मेरा ही कबर खोदने के चक्कर में पड़े हो। मतलब सब कुछ यहाँ पे गेम है दोस्तों पैसे का। अब यहाँ पे उसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल दिया कि देखिए मैं एक एलन मस्क ने बोल दिया, माफ करिएगा, एलन मस्क ने ये बोल दिया कि अब हम एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले हैं जिसका नाम क्या हो सकता है, द अमेरिका पार्टी। और वैसे ही दोस्तों एलन मस्क के जो 180 मिलियंस जो इनके भाई साहब बोलते हैं ना फॉलोअर्स हैं, उन उन लोगों ने सब ने हाँ बोला कि हाँ हाँ अब अमेरिका के अंदर एक नई पार्टी बननी चाहिए। तो भर भर करके यहाँ पे एलन मस्क को सपोर्ट मिल रहा है। तो ये बात कहीं भी डोनाल्ड ट्रंप भी समझ पा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का भी अपने तकलीफ है, ये इनको अपने वोटर्स को खुश करना है कि ये टैक्स कम कर रहे हो, टैक्स कम कर रहे हैं, अगर टैक्स कम करेंगे तो कहीं ना कहीं से तो पैसा इनको निकालना ही पड़ेगा। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि नहीं यार कहीं ना डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि कहीं ना कहीं एलन मस्क का सपोर्ट भी जरूरी है। इसके लिए ये इनकी भाषा थोड़ा सा चेंज हो गई है। इन्होंने बोला कि देखिए मैं चाहता हूं, मैं टेस्ला को बोलते हैं ना, मैं विश कर रहा हूं कि आगे बढ़े, ये करे वो करे, मतलब बकायदा ये बोलते हैं ना बैक फुट पे जाते हुए थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। लेकिन एलन मस्क तो अपनी दुनिया में ही जी रहे हैं। उसी बीच में दोस्तों खबर ये भी आई कि रसिया ने ऑफर किया है भारत को सुखोई 57, और इस बार जो ऑफर आया दोस्तों सोर्स कोड के साथ में आया है। तो देखिए अमेरिका भी लंबे समय से बोल रहा था कि देखिए हमारा F-35 खरीद लीजिए, चाइना के पास में J-20, FC-31, ये भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। लेकिन जो रसिया के द्वारा दोस्तों अब यहाँ पे जो सुखोई 57 ऑफर किया गया है सोर्स कोड के साथ में, इसका मतलब यह है कि अब इसको हम कस्टमाइज कर पाएंगे। कस्टमाइज कर पाएंगे मतलब इसको सिंपल भाषा में समझिए, जैसे भारत के पास में क्या है, भारत ने 4.5 जनरेशन का राफेल खरीदा है फ्रांस के साथ में, लेकिन इस राफेल को हम कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर जो मिसाइल लगी हुई है, जैसे मैं बात करूं स्टॉर्म शैडो की, तो ये फ्रांस और यूके ने मिलकर के बनाई है। तो इसके अंदर जो आप दोस्तों देख पा रहे हो यहाँ पे राफेल है, राफेल्स के अंदर जो मिसाइल्स लगी है दोस्तों, उसमें हम अपना ब्रह्मोस नहीं लगा सकते, उसके अंदर कोई कस्टमाइज नहीं कर सकते, कोई अपडेट नहीं कर सकते अपने हिसाब से। और वही दोस्तों अगर हमको बोलते हैं ना ब्रह्मोस चलाना होता है तो हम सुखोई मार्क 31 से चलाते हैं, क्योंकि ये दोनों रशियन प्लेटफॉर्म्स है, मतलब ब्रह्मोस रसिया और भारत दोनों मिलकर के बनाते हैं। तो हमको ब्रह्मोस चलाना है तो हमको सुखोई यूज करना पड़ेगा, हम राफेल नहीं यूज कर सकते। लेकिन अब यहाँ पे रसिया ये बोल रहा है भैया कि हम आपको सोर्स कोड दे रहे हैं, सोर्स कोड दे रहे हैं, तो आप चेंजेस करके आप जो भी आपके पास में मिसाइल्स है भारत के पास में, वो आप सुखोई 57 से आप आसानी से लॉन्च कर सकते हो। तो ये एक अच्छा बोलते हैं ना डील यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल रहा है। उसी बीच में दोस्तों खबर ये भी आई कि रसिया ने हिट किया है 206 ड्रोन से। कुछ कुछ तो अखबार ये डाउट क्लेम कर रहे हैं 300, कुछ क्लेम कर रहे हैं कि 400 ड्रोन चलाया है रसिया ने, और 9 मिसाइल मारी है रात भर के अंदर। अब ये जो रसिया ने रिटेलिएशन किया है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कुछ दिन पहले यूक्रेन ने रसिया के 40 से ज्यादा एयरक्राफ्ट बर्बाद कर दिए थे, जिसमें रसिया को $7 बिलियन का लॉस हुआ था। तो रसिया ने बोला था भाई हम इसका बदला भयंकर तरीके से लेंगे। इसमें बताया गया कि देखिए
6 से ज्यादा लोग जो है यूक्रेनियंस मारे गए हैं, 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब यहाँ पे जो आप तस्वीर में आप जो देख पा रहे हो ना दोस्तों, ये भयंकर तरीके का उजाला हुआ है। मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि भैया रात में भी उजाला हो गया है। और ये उजाला बोलते हैं ना, कुछ समय तक, ऐसा नहीं कि 2-3 मिनट के लिए, लंबे समय तक बोला गया कि ये 2-4 घंटे तक ये उजाला ऐसे ही रहा। लोगों को लगा भैया सूरज लगता है रात में ही निकल गया है। तो ये भयंकर जो उजाला यहाँ पे जो यूक्रेन देख रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है? डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं भैया हमको तो पता था पहले से ही, हमको पता था कि अब ये यूक्रेन ने हमला किया है तो अब तो रसिया रिटेलिएट करेगा ही करेगा। अब हमको भैया इसमें चक्कर में पड़ना नहीं है। जो अब रसिया ने रिप्लाई दिया है अब यूक्रेन दे, क्योंकि देखिए रसिया ना यूक्रेन दोनों डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं सुन रहे। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं हमारी बात कोई सुन ही नहीं रहा है, तो हम क्या सीज फायर करवाएं। और डोनाल्ड ट्रंप तो अपना खुद इंटरनल पॉलिटिक्स में परेशान है कि उनका क्या होगा। तो इसलिए अब पूरा डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी फोकस नहीं है इस टाइम पे रसिया यूक्रेन युद्ध के बारे में। जो चल रहा है चलने दो। तो आई होप से दोस्तों आपको ये एकदम क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इंडिया का जो पावर है वो दोस्तों वो दिन पर दिन अब बढ़ते जा रहा है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।